गाइस हम लोग आज की डेट में जानते हैं कि इंडिया जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो नेशनल सिक्योरिटी की चुनौती है वो क्या है, और आज की डेट में हम उसका सामना भी कर रहे हैं, पता है? और इस लड़ाई में हम काफी हद तक अकेले हैं। सीरियसली गाइस, आज हम बात करेंगे द हिंदू के एक ऐसे खतरनाक आर्टिकल की जिसे देश के टॉप सिक्योरिटी एक्सपर्ट एम के नारायणन ने लिखा है। हम समझेंगे कि भारत क्यों आउटलायर बन गया, यानी कि सबसे अलग क्यों रह रहा है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या चाल चल रहे हैं, और सबसे जरूरी हमारे शहरों में आतंकवाद का नया चेहरा क्या है। तो बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। आर्टिकल कहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया अब एक आउटलायर है, यानी थोड़ा अलग थलग है। पहले की तरह दुनिया के बड़े देश, यहां तक कि कई मिडिल ईस्ट के देश भी इंडिया की सुरक्षा चिंताओं को उस सीरियसनेस से नहीं देखते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार कश्मीर और खालिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ मालदीव जैसे देश में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ रही है। मतलब हमारा इलाका हमारे लिए ही खतरनाक होता जा रहा है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि ग्लोबल सपोर्ट पहले जैसा नहीं रहा। लेखक बताते हैं कि खतरा सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। वेस्ट एंड ईस्ट दोनों तरफ से खतरा है। पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में एक कानून बदला है, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि वहां की आर्मी चीफ अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। वहां अब मिलिट्री लीडरशिप दबाव जो है वो बढ़ गया है, और जब मिलिट्री पावरफुल होती है तो इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। बांग्लादेश में भी कुछ ग्रुप्स एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल हैं। सबसे बड़ी टेंशन है चाइना। चाइना लगातार बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवी भेज रहा है। इससे इंडिया पर चारों तरफ से दबाव बन रहा है। अब आते हैं सबसे खतरनाक पॉइंट पर, अर्बन टेरर। आतंकवाद का ही सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, यह हमारे शहरों के अंदर घुस चुका है। लेखक बताते हैं कि यह आतंकवाद एक साइकिल ऑफ रिवेंज बन गया है। एक अटैक होता है, फिर बदला लेने के लिए दूसरा ग्रुप तैयार हो जाता है। ये आतंकी ग्रुप अब सिर्फ बम नहीं फोड़ते, बल्कि ये जिहाद को एक कल्चरल मूवमेंट के रूप में पेश करते हैं, यानी ये युवाओं के दिमाग में जहर भर रहे हैं। आर्टिकल के अंदर बाबरी मस्जिद की बात छेड़ी जाती है। लेखक बताते हैं कि इस घटना को आज भी कुछ टारगेट ग्रुप जैसे कि जायश ए मोहम्मद अपने हमलों को सही ठहराने और युवाओं को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही 1992 के दंगे बाबरी मस्जिद को लेकर। यह दर्शाता है कि कुछ ग्रुप्स जो है उनकी नफरत की जड़ें कितनी गहरी हैं, कि कितने पुराने टाइम से वो अपने अंदर नफरत दबा के बैठे और दूसरों को भी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट करने के लिए जो है वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो सवाल है इंडिया कैसे लड़ेगा। तो यहां पर लेखक जो है उन्होंने 3 जरूरी बातें बताई, यानी कि आईबी फॉर्मर डायरेक्टर। पहली चीज विजिलेंस, पूरी सतर्कता। हमें अपनी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर 24 घंटे चौकस रखना होगा। दूसरा, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के फाइनेंशियल नेटवर्क और टारगेट जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको करना पड़ेगा। इनकी जितनी भी लॉजिस्टिकल सप्लाईज हैं उनको पूरी तरह से काटना होगा कि इन तक सामान ना पहुंचे, रिसोर्सेज ना पहुंचे। और तीसरा, सिर्फ हथियार से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, हमें विचारधारा से भी लड़ना होगा। आतंकवाद की जड़ें धार्मिक कट्टरता और इनटॉलरेंस में है, असहिष्णुता में है। तो सिंपल सॉल्यूशन है, हमें सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस और आपसी प्यार को प्रमोट करना होगा, क्योंकि अंत में यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो गाइज, आतंकवाद की कीमत बहुत भारी होती है। हमें इटर्नल विजिलेंस, हमेशा मतलब
की सतर्कता बनाए रखनी होगी, कि हमेशा हम अलर्ट रहें। यह आर्टिकल हमें जगाता है कि हमें सिर्फ बाहरी खतरों पर ही नहीं बल्कि अपने देश के अंदर की एकता पर भी ध्यान देना होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस था गाइस। होपफुली आपको चीजें दिमाग में आपके बैठी होंगी कि इंडिया आज की डेट में जो है वो अकेला जो है वो पड़ गया है और अकेला इन खतरों से डील कर रहा है।